हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में ये हमारा अंतिम क्लास होगा और इसमें हम लोग सब मुगल साम्राज्य के विघटन और सिख संप्रदाय और मराठा राज और उसके संघ से संबंधित टोटल 70 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम होगा, ठीक है। और इसके पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्लास को पढ़ा है वो हमारे प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख सकते हैं कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्ति किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय और गुरु अंगद। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्लास में टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। यह क्लास आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था। तो आप देख सकते हैं कि गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देख सकते बाला है, लहना है, मर्दाना है या फिर श्री चंद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जो बातें बताई जा रही, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था, किसे, लहना को घोषित किया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। ठीक है, तो ऑप्शन गुरु नानक है, गुरु अमरदास है, गुरु रामदास है और गुरु अंगद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, गुरु अंगद के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने देख सकते हैं कि गुरुमुखी प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि पंजाब में जो कि अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ठीक है, देख सकते हैं किसने, तो गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु जो तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने। तो आप इसका आंसर फास्ट हमारे साथ देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंजाब में जो अमृतसर नगर को स्थापित किया था, इसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं गुरु रामदास के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि गुरु अर्जुन देव है, रामदास है और हर राय है और तेग बहादुर है। तो आप इसके आंसर फास्ट बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही, पूछा जा रहा है किस सिख गुरु को। तो देख सकते हैं गुरु रामदास जी को, जो अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस का आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह है और गुरु हरगोविंद है, गुरु गोविंद सिंह है ने, या गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें किस सिख गुरु के बारे में पूछा जा रहा है, देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव ने, देख सकते हैं कि जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ जो साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन गुरु नानक देव ने, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है, देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ठीक है, तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु रामदास है, गुरु अंगद देव हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जाए किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर के। ठीक है, मृत्यु के लिए जो औरंगजेब क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? ठीक है, रूप कुंड में, हेम कुंड में, तारक कुंड में या फिर ब्रह्मा कुंड में? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है किस स्थान पर, देख सकते हैं कि हेम कुंड, यानी कि हेम कुंड में देख सकते हैं कि एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि नानक है, तेग बहादुर है, हर गोविंद है या गुरु जो गोविंद सिंह है? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पटना में जब पूछा जा रहा है किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है गुरु अमरदास की या गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाए किसकी समाधि के कारण, तो देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ जो है गुरुद्वारा सिखों के जो पवित्र स्थान माना जाता है। यानी गुरु गोविंद सिंह का जो देख सकते हैं ठीक समाधि है कहाँ पर ही, तो बताया जा रहा है कि नांदेड़ जो महाराष्ट्र में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे जो पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह की जो महानता निहित है इनमें से यानी किस देख सकते हैं कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, या बी में है कि वह सिख राज्य की संस्थापक थे, या सी में कि उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया, या डी में कि उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया? तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की जो महानता निहित है, देख सकते हैं कि उन्होंने सिखों की जो सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का जो खालसा में रूपांतरण किया गया था? ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन है तो गुरु गोविंद जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु अर्जुन है या गुरु गोविंद सिंह है या गुरु जो नानक देव है? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा किस सिख गुरु के द्वारा, तो देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन है कि 150 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष या फिर 400 वर्ष? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खालसा पंथ जो पूछा जा रहा है कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, तो देख सकते हैं कि 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, तो ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु अर्जुन देव है या गुरु नानक देव है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसे जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए सिखों के जो अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, ऑप्शन गुरु अर्जुन देव हैं, गुरु जो गोविंद सिंह है या गुरु तेग बहादुर है या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सिखों के जो अंतिम गुरु है यहाँ पर देख सकते हैं कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, जो 10वें गुरु थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे खालसा के जो संस्थापक गुरु थे यानी कौन थे? हर राय थे, हर किशन थे, तेग बहादुर हैं या फिर गुरु जो गोविंद सिंह है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, खालसा के जो संस्थापक है कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है
और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। आप ज़्यादा आप हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का बंदा बहादुर का मूल नाम था, ठीक है, तो महेश दास, लक्षण देव, या फिर द्वारका दास, या फिर हर नाम दास। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए बंदा बहादुर का जो मूल नाम था क्या था, लक्षण देव था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए का धार्मिक चेतना है, भौगोलिक सुरक्षा है, राजनीतिक जागृति है, या उच्च नेतृत्व शक्ति है, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए सब मराठों के जो उत्कृष्ट का जो निम्न जो कारण पूछा जा रहा था, देख सकते हैं कि चेतना भी है, और जो भौगोलिक सुरक्षा भी है, और राजनीतिक जागृति भी है, और उच्च नेतृत्व शक्ति भी है, ठीक है। इस प्रकार से उपयुक्त यहाँ पर सही सभी को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन पुरंदर में, या फिर रायगढ़ में, या फिर सलहार में, या फिर शिवनेर में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शिवाजी ने जो मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो जो सलहार की जो युद्ध हुआ था, इसमें जो है मुगलों को यहाँ पर हराया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा देख सकते कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते ऑप्शन है कि 1626 से या 1675, और सी में है कि 1627, 1661, और बी में है कि 1625 और 1671, और डी में है कि 1627, 1674। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 पर जन्म हुआ, और देख सकते हैं कि 1674 में उन्होंने छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का वह कौन जो सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। तो ऑप्शन है इनायत खां है, अफजल खां है, शाइस्ता खां है, या सैयद बांदा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि वह कौन सा सेना नायक था, तो देख सकते हैं अफजल खां था, ठीक है, जिसे कि बीजापुर के सुल्तान ने देख सकते हैं कि 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शिवाजी जो मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, ठीक है। तो ऑप्शन है कि ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, या कानपुर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हैं कि शिवाजी जो मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो इसे आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों देख रहे कि उस समय जो शिवाजी कहाँ पर थे, तो आगरा में जो कि यहाँ पर कैद थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ पर है, ठीक कहाँ पर थी। देख ऑप्शन है रायगढ़ में, सतारा में, पुरंदर में, या फिर तंजौर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो देख सकते हैं कि रायगढ़ में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते चले और आप इसके आंसर देते चले। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग में, पूना में, या फिर कोल्हापुर में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, रायगढ़ में थी, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखो शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पुणे में, कोल्हापुर में, रायगढ़ में, या फिर अहमदनगर में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शिवाजी के का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए शिवाजी के जो गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन है रामदास है, तुकाराम है, वामन पंडित है, या फिर गंग भट्ट है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए, तो शिवाजी के जो गुरु का नाम क्या था, रामदास था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी, ठीक है, ऑप्शन ए के गुप्त प्रशासन में, या फिर चोल प्रशासन में, या विजयनगर प्रशासन में, या फिर मराठा प्रशासन में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद कहाँ पर थी, तो देख सकते हैं कि जो मराठा प्रशासन में थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के अष्टप्रधान का जो गठन किसने किया था, ठीक है, तो ऑप्शन के चंद्रगुप्त हैं, अशोक है, हर्षवर्धन है, शिवाजी हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अष्टप्रधान के गठन जो है देख सकते हैं कि शिवाजी के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी, ठीक है, तो बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के, शिवाजी के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद देख सकते हैं कि शिवाजी के जो राज प्रबंध में सहायता करती थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देखिए, शिवाजी के जो अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मजूमदार, दबीर, जो वाकनिस, या सुरनिस। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, शिवाजी के जो अष्टप्रधान में ये जो भी बताए गए, ठीक है, तो आप इन सभी का नाम ध्यान रखेंगे। जो मजूमदार भी थे, दबीर भी, और वाकनिस भी, और सुरनिस भी। ठीक है, इस सभी को आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देखिए, शिवाजी के समय में जो कि सर नो बात का पद संबंध था, ठीक है, किससे, वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, या फिर सैन्य प्रशासन से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो शिवाजी के समय में सर नो बात जो पद का देख सकते हैं कि संबंध किससे था, तो सैन्य प्रशासन से। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, यानी कौन था, पेशवा, सचिव, पंडित राव, या फिर सुमंत। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि सुमंत के बारे में कहा जा रहा है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान का जो प्रधान दे सकते हैं कि जो संबंध जो था विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के शिवाजी के जो शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था क्या, सुमंत, या समुद्रगुप्त, सर ए नौबत, या फिर यशोवर्मन। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो शिवाजी के जो शासनकाल में जो विदेश मंत्री को क्या, तो सुमंत कहा जाता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद किसके जो राज प्रबंध में सहायता करती थी, ठीक, तो ऑप्शन है कि हर्षवर्धन के, अहमद के, शिवाजी के, या फिर सचिव के। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी देख सकते हैं कि यह शिवाजी के जो राज प्रबंध में सहायता करती थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के निम्नलिखित में से कौन सी जो मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो देख सकते हैं रुपया है, और लारी है, टक्का है, या फिर रुका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि रुका की बात करें हम, तो रुका जो था जो मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देखिए, साबा जी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर जो बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन के राजा राम है, बालाजी विश्वनाथ हैं, गंगाबाई है, या फिर नाना जी जो देशमुख हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो साबा जी के बाद मराठा शासन को देख सकते हैं
कि बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसे सरल और कारगर बनाया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए किसके समय से मराठा राज जो राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक। तो देख सकते हैं, तो ऑप्शन है कि बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव प्रथम है, या बाजीराव है, या माधवराव प्रथम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ तमाम बातें हैं। देख सकते हैं कि बालाजी बाजीराव के बारे में कहा जा रहा है कि इसी के समय में मराठा राजा जो नाचीज हो गया और पेशवा जो है वास्तविक शासक हो गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो कि नेतृत्व किसके हाथों में गया था। ठीक है, ऑप्शन है कि साबाजी, राजा राम, ताराबाई, या जीजाबाई। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो नेतृत्व है ये जीजाबाई के जो हाथों में चला गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में गया था। साबाजी, राजा राम, ताराबाई, या फिर जीजाबाई। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो का नेतृत्व जो है ये देख सकते हैं कि ताराबाई के हाथों में चला गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन है अहिल्याबाई, या मुक्ताबाई, या फिर ताराबाई, या फिर रुक्मिणी बाई। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बातें हो रही है कि निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने देख सकते हैं कि ताराबाई के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सर जामी प्रथा ठीक है किससे संबंधित थी। मराठा भू राजस्व प्रथा से, या फिर तालुकदारी प्रथा से, या तुबक शाही प्रशासन से, या दे सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो सर जो जामी प्रथा थी देख सकते हैं कि मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन के सरदेश मुखी है, चौथ है, या फिर अब वाव है, या फिर जामादानी है। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो जो तमाम बातें हैं देखिए, तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को देख सकते हैं यहाँ पर चौथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह कौन था। ठीक है, खफी खान, या काशीराज पंडित, या दत्ताजी पिंगले, या फिर हरचरण दास। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बात है कि एक इतिहासकार यानी किसने, तो काशीराज पंडित के बारे में कहा जा रहा है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई का वास्तविक कारण क्या था। ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन एक है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, या बी में उसे जलंधर में कुठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, या सी में है कि वह मुगल प्रशासन को चार महल यानी गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर की राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, या डी में कि वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम बातें जो कहा जा रहा है ठीक है कि अहमद शाह जो अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई के जो वास्तविक कारण क्या था, तो देख सकते कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने
वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। ठीक है, ऑप्शन अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर रोहिलों ने। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानीपत की जो तृतीय युद्ध में देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि अफगानों ने मराठों को हराया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए पानीपत के जो तृतीय जो युद्ध हुआ था, जैसे कब लड़ा गया था, देख सकते हैं कि 14 जनवरी जो 1760 में, या 5 जनवरी 1761 में, या फिर 14 जनवरी 1761 में, या 5 नवंबर 1556 में। तो आप इस आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो है, यहाँ देख सकते हैं कब लड़ा गया था, 14 जनवरी जो 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है डेट के साथ, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन एक है कि हेमूद तथा अकबर के बीच में, हुमायूं तथा शेर शाह के बीच में, या मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, या नादिर शाह तथा मुगलों के बीच में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है जो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, वर्ष पूछा था 1526 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, या फिर 1857 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पानीपत की जो तृतीय युद्ध था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, देखा कि जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में से लड़ा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश निम्नलिखित में से कौन जो कि रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है गुलाम कादिर रूहेला, नजीब खान, या फिर अली मोहम्मद खां, या फिर हाफिज रहमत खां। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो पूछा जा रहा है कौन सा रूहेला सरदार, तो देख सकते हैं कि नजीब जो खान के बारे में कहा जा रहा है, जो कि रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके जो कि विलेखों में किया गया था, यानी अभिलेखों में किया गया था। ठीक है, तो बोडेयरों के, या फिर जमोरिनों के, या फिर होयसालों के, या फिर मराठों के। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोडी जो लिपि का जो प्रयोग है यहाँ पर देख सकते हैं कि मराठों के जो कि इनके विलेखों में किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखा औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने, या फिर मोहम्मद शाह ने, या फिर अकबर द्वितीय ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब की जो मृत्यु के जो बात देख सकते हैं कि जो सत्ता को संभालने का काम जो है बहादुर शाह प्रथम ने किया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का मुगल सम्राट जो कि जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। ठीक, ऑप्शन है कि उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सी में है कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, या डी में कि मंदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का जो समय से पूर्व जो उनका अंत हुआ था, कैसे हुआ था, तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो ऑप्शन एक अकबर है,
जहांगीर है, बहादुर शाह है या फिर फारुख सियार है? तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब कहा जाएगा निम्नलिखित मुगल सम्राटों के में से देख सकते हैं कि फारुख सियार के बारे में कहा जा रहा है, जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त यानी कि बिना शुल्क का जो वहाँ पर व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, इसे बात के आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन है कि हुसैन अली और अब्दुल्ला और नासिर खां और जकारिया खान, या सी में है कि शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, या डी में कि मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि मुगल काल में राजा बनने वाले थे कौन थे, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था कौन था? यानी कि अहमद शाह आलम, जो कि आलमगीर द्वितीय था, या फिर मोहम्मद शाह था, या फिर रफ़ी उद दरजात था? तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब आते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, से किसके शासन में हिजड़ तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? ठीक है, तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर, और देख सकते हैं कि शाह आलम जो द्वितीय। तो इसके आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो ये तमाम बातें जब पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में, देख सकते हैं कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 लेकर 1748 ईस्वी, इसी के शासनकाल में हिजड़ तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कौन सा जो बादशाह मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो फारुख सियार, रफ़ी उद दराजत, या फिर मोहम्मद शाह, या फिर रफ़ी उद दौला। तो आप इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा मुगल बादशाह, तो देख सकते हैं कि मोहम्मद शाह के बारे में कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रंगीला जो कि नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है, या बहादुर शाह द्वितीय हैं? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है, जो कि मुगल बादशाह को देख सकते हैं कि वजीर गजीउद्दीन ने इसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं अकबर जो शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, या फिर शाहजहां। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, और उनके पिता का नाम देख सकते हैं क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, या फिर शाहजहां? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो आखिरी मुगल जो सम्राट था यहाँ कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जो बातें और निम्नलिखित कथनों में से कौन जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, या बी में एक इब्राहिम जो चौक और असद उल्लाह खां जो गरीब उसके कविता के शिक्षक थे, या सी में हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, या डी में कि वह 1 लाख रुपए से कम
प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो है और जो बहादुर शाह जफर के बारे में जो कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो अगर ऑप्शन डी की बात करें तो वह 1 लाख रुपए से कम जो प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ तक? जैसे ऑप्शन एक है कि चांदनी चौक से पालन तक, या दिल्ली से बिहार, या पेशावर से बिहार, या पेशावर से वाराणसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही कि मुगल जो कि बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में जो कहा जा रहा है कि उसके साम्राज्य की जो सीमा देख सकते हैं, ठीक है, चांदनी चौक से पालन, दिल्ली से बिहार, और पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ठीक है, तो इनमें से आप देख सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ठीक है, ऑप्शन है कि आसफ उद्दौला था, या सदाअत खां था, या फिर शुजा उद्दौला, या फिर सफदरगंज। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जैसे कि सदाकत खां के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि अवध का प्रथम नवाब था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ठीक है, तो कमरुद्दीन खां, मोहम्मद जो अमीन खां, या फिर असद खां, या चिन किलिच खां। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं जो कहा जा रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन, तो देख सकते हैं कि चिन किलिच खां जो था, जो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि हैदराबाद राज्य से अमरकोट की जो निजामत का उदय हुआ, या विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, या रुहेलखंड राज्य का गठन जो अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ, या देख सकते हैं कि आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो इसे आपको आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो कहा जा रहा है कौन सा सही है, तो देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से लेकर जैसे मैसूर राज्य का उदय हुआ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बी ऑप्शन को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय जो वेधशाला जिसे कि जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है कि अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, या फिर जय सिंह द्वितीय ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही जय सिंह द्वितीय ने, देख सकते हैं कि दिल्ली में खगोलीय जो वेधशाला जिसे कि जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि महाराजा जो कि रंजीत जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाए थे? ठीक, तो ऑप्शन है कि दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, महाराजा जो रंजीत सिंह जो द्वितीय ने देश के वेधशाला दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, ठीक है, इन सभी जगहों पर बनवाई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, यानी कौन है? तो जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह है, या आमेर के राजा भारमल है, या जयपुर के जो सवाई जय सिंह है, या उदयपुर के महाराणा अमर सिंह है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो 1773 ईस्वी जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी इसमें ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक जैसे कि जयपुर के जो सवाई जय सिंह है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए जयपुर के जो महाराजा जो कि सवाई जय सिंह ने वेधशाला
नहीं बनवाई थी, यानी कहाँ पर नहीं बनवाए थे, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर इलाहाबाद में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जयपुर के जो महाराजा जो सवाई जय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वैशाला जो है इलाहाबाद में वैशाला को नहीं बनाए थे, ठीक है। बाकी उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में बनवाए थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 70 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुगल वंश से, यानी कि जो हमारा जो मिडिएवल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन जो भारत के इतिहास से यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर एक नई टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखें और हमारे प्लेलिस्ट में इस सारे टॉपिक वाइज जो वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।